इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके बीच अपने निर्धारित समय पर रात के 10:04 हुए हैं और मैं आप सबके लिए अपनी सेवाएं लेके हाजिर हूं। कल जैसा कि चर्चा के दौरान मैंने आपको डॉक्टर रमाशंकर जी के लिटरेचर के आधार पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को एंजाइम्स के प्रतिरूप में समझाने का प्रयास किया था। हम आज उसी से आगे बढ़ते हैं। एंजाइम्स के बारे में जो लिटरेचर्स बताते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन बताती है, गाइटेंस और जेबी हंग्स की पुस्तक में रॉबिन सिंह जी, राजेश तिवारी जी, आप सबका प्रणाम स्वीकार है। धर्मराज यादव जी नमस्कार। आप सब लाइन पर हैं। विजेंद्र सिंह जी नमस्कार। मैं अपने लाइन पर आप सबके बीच हूं। उमेश कुंभार जी नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश वार्डे जी आप लाइन पर हैं। अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी नमस्कार। डॉक्टर मोहन कुमार कमल जी नमस्कार जी। डॉक्टर सचिन त्यागी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अब मनोज कुमार जी, डॉक्टर एपी लक्ष्मी कुमारी जी, मकवाना भगवान जी, और बीच में हमारे एक सज्जन थे एपी अहिवार जी, हेरी सिंह जी नमस्कार फ्रॉम एचएस गौर, मकवाना भगवान जी नमस्कार, एलएम यादव जी, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, मोहम्मद अंसारी, कैलाश चंद जी नमस्कार। तो अब आइए, 25 से अधिक लोग इस समय लाइन पर हैं और मैं अपनी बात शुरू करता हूं। फिर मैं आपके नाम पढ़ता रहूंगा बीच में। मैं आप सबका नमस्कार स्वीकार करता हूं। तो कल मैंने आपको डॉक्टर रमाशंकर जी के लिटरेचर से यह समझाने का प्रयास किया था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां वनस्पति कोशिकाओं की एंजाइम्स के रूप में हमारे शरीर की जीवित कोशिकाओं में एंजाइम्स के रूप में प्रवेश करती हैं और हमारे शरीर में कुछ जहां पर कमी होती है उसकी पूर्ति करती हैं। धर्मराज यादव जी, कैलाश चंद जी, अवधेश शर्मा जी, आप सबका स्वागत है। कुशेश्वर मस्काने जी, कौशिक वेरा जी, डॉक्टर धर्मवीर गंगवार जी नमस्कार, आप सबका नमस्कार। रॉबिन प्रताप सिंह जी, चाइल्ड पर भी लेक्चर दीजिए सर। जी, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं 100 लेक्चर पूरा करने के बाद फिर रोगों पर उतरूंगा। अभी मैं आज और कल, अभी 2 दिन मेरे पास जनरल और डॉक्टर रमाशंकर जी की सिद्धांतों की चर्चा करें। रोग को जानने से पहले, उसकी दवा को जानने से पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत के बेस को पकड़ने की भी जरूरत है, ताकि कल को अनिल श्रीवास्तव रहे न रहे, डॉक्टर रमाशंकर जी अब नहीं है, मैं आपके बीच अभी हूं, कल मैं आपके बीच ना रहूं, तो मेरे जैसे आप निकल के सामने आए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिभाषा को लोगों तक, जन जन तक पहुंचा सकें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के वास्तविक स्वरूप को भी बता सकें। रोग और उसकी दवा बताना है तो बड़ा आसान काम है। हम रोग की 4 लक्षण आपको बताएं और उसकी 4 दवाएं बता दें और 4 कारण बता दें। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को वैज्ञानिक आधार पर जबकि हम मान्यता के लिए लड़ रहे हैं, रिकॉग्निशन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उसमें तरह तरह के लोग सिद्धांत को दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिपालन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट की आईडीसी कमेटी उनसे जब सवाल करती तो बगले झांकने लगते हैं और हम लोगों को वहां पर अब जो आईडीसी कमेटी की अगली बैठक होगी, मैं समझता हूं कि जो नेशनल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है
डॉक्टर वी कुमार के नेतृत्व में अब ये फेडरेशन जाकर के और गवर्नमेंट को कुछ अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। अभी इस कार्यक्रम में आने से ठीक पहले 1 मिनट पहले डॉक्टर वी कुमार जी का फोन आया था और मेरी उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति और प्रचार और प्रसार के बारे में, और गवर्नमेंट से जो कार्रवाइयाँ अब तक की गई हैं और आगे जो कुछ रणनीति बन रही है उसके बारे में भी हमारी उनसे बड़ी गंभीर चर्चा हुई। हम लोगों का उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम लोगों के जीवित रहते एक शानदार तरीके से अपना झंडा इस देश में लहराए और भारत पहला देश बने जहां पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को एक चिकित्सा के रूप में, एक चिकित्सा प्रणाली के रूप में सर्वमान पद्धति से इसको सम्मान मिले। इस नाते हम ये नहीं है कि केवल हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं या हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में केवल लगे हैं तो बाकी चीज़ों से हमसे मतलब नहीं है। हमको एसोसिएशन भी को प्रैक्टिशनर्स भी बनाना है, हमको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बातों को जन जन तक पहुंचाना भी है, और जहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार की बात हो तो हमको पहले लोगों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सैद्धांतिक रूप को उनके दिमाग में फिट करना पड़ेगा। अजय कुमार जी और रमेश कुमार सिंह जी नमस्ते आप सब, बहुत बहुत आभार है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां हैं ये एंजाइम्स क्यों हैं। अभी इस पर हमारी चर्चा कल अधूरी थी। कल हमने आपको कुछ लक्षण एंजाइम्स, आज मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के आधार पर जो एंजाइम्स के बारे में कहा गया, पहले मैं वो 2 लाइन पढ़ देता हूं। एंजाइम्स हैव डू नॉट present in the cell for the expression of their catalytic properties. They are as effective outside the cell as they are within the cell. Enzymes can be extended from the cell by standard technique of the protein separation and in pure form without losing their catalytic properties. Like other protein, enzymes are denatured by heat, strong acid, base और ऑर्गेनिक चार्ज। यानी तात्पर्य इसका यह है कि एंजाइम्स एक विशेष तापमान पर, एक विशेष पीएच मान पर कुछ जीवित कोशिकाओं के अंदर कार्य करते हैं। जीवित कोशिकाएं अगर उन्हें नहीं मिलेंगी तो वो कार्य नहीं करेगी, और जीवित कोशिकाओं में भी जो अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स है, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम्स के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब चूंकि जीवित कोशिकाओं से एंजाइम्स हमको प्राप्त होते हैं पौधों से, तो वो जीवित कोशिकाओं करके जब वो पहुंचते हैं तो पुनः सक्रिय रूप धारण कर लेते हैं। एंजाइम्स के बारे में डॉक्टर रमाशंकर जी ने जो अपने लिटरेचर में समझाने का प्रयास किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचलित औषधियों की प्रकृति की भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल एंड केमिकल की जो लक्षण है वो किस तरीके से हमारे औषधियों में मिलते हैं, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सौरभ साहू जी, विनेश पाल जी, आप सब का नमस्कार, आप सब हमारे साथ हैं, धन्यवाद। तो अब नंबर 1, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एक साथ एक से अधिक मिलकर उपयोग की जाती हैं। वे एक दूसरे की क्रियाओं को बाधित नहीं करती, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां आपस में रिएक्शन नहीं करती। जैसे हम कल हमारे एक साथी ने सवाल किया था कि क्या यस ग्रुप की 2 मेडिसिन हम दे सकते हैं या सी ग्रुप की 2 मेडिसिन एक साथ दे सकते हैं, तो मैंने कहा था बिल्कुल दिया जा सकता है। और वही बात यहाँ पर है, चूंकि एंजाइम्स एक दूसरे के प्रतिकारक हैं, एक दूसरे पर कोई रिएक्शन नहीं करते, इस नाते हम साथ को एक ही ग्रुप की या विभिन्न ग्रुपों की औषधियों का मिश्रण बना करके कंपाउंड करके हम उनको दे सकते हैं। दूसरी बात, इस चिकित्सा की औषधियां तभी क्रियाशील होती हैं जब शरीर का सिस्टम या अंग को इसकी आवश्यकता होती है। यानी हमने आपसे कल भी एक उदाहरण दिया था कि अगर हमको यस-12 की जरूरत और हम धोखे जानबूझ के यस-12 की पूरी शीशी पी जाए तो हमारे शरीर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, क्योंकि ये हार्मलेस है, टास्टलेस है, स्मेललेस है और कलरलेस है। आरिफ मोहम्मद जी नमस्कार। तो मैं इस बात को आपसे फिर क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे शरीर पर कोई लक्षण नहीं दिखाती, कोई उसका एग्रावेशन नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि सर दवाएं, अभी हमारे एक साथी ने लिखा कि सर दवाओं से एक पेशेंट को उलझन हो रही है, उसका सर दर्द बढ़ गया है, बहुत
उलझन हो रही है, बीपी उसका हाई है। तो फिर मैंने उनको आश्वस्त किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाओं में, इसमें मथुरा से डॉक्टर आर.एस. यादव का प्रणाम। राठौर जी नमस्कार। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से अगर कोई रोगी ये कहता है कि आपकी दवा से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो झूठ बोल रहा है, या वो झूठ बोल रहा है या चिकित्सक के पास रखी हुई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पे दवा झूठ बोल रही है। दवा के झूठ बोलने का तात्पर्य है कि वो दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूले पर नहीं तैयार की गई है, उसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिश्रण डाला गया है। राय साहब जी नमस्कार। या तो उसमें कुछ मिलावट की गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर वास्तव में दवा एज एंजाइम्स है, तो उसका कोई भी एग्रावेशन या कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस बात को क्लियर कर दूं, फिर से पढ़ दूं कि इस पैथी में यानी इस चिकित्सा पद्धति में औषधियां तभी क्रियाशील होती हैं जब हमारे शरीर के अंगों को आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता नहीं है तो वो एंजाइम्स हमारे शरीर में सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं या फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा वो शरीर से बाहर निकाल दिए और हमारे ईसीएफ में, या इसको हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म में, या हमारे टिश्यू फ्लूइड में वो शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। और यही गुण है एंजाइम्स का। एंजाइम्स जब तक उनकी जरूरत नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं करेंगे। डॉक्टर ब्रिज किशोर शर्मा जी नमस्कार आपका। तीसरी बात है, सिस्टम की औषधियां यद्यप विषैले पौधों से भी प्राप्त की जाती हैं, फिर भी हमारे शरीर पर विषैला प्रभाव देखने को नहीं मिलता। उसका कारण जानते हैं क्या है? कि इसकी औषधियां शरीर की प्रकृति के प्रतिकूल कार्य नहीं करती। यानी हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, डिस्ट्रक्टिव वर्क हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हम शरीर में कहीं क्षति हो रही है तो उसकी अंगों को बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि किसी अंग की क्षति हम कर दें तो वो कार्य हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से नहीं कर पाते। इसी कारण जो विषैले पौधों से औषधियां बनाई गई हैं, जब वो D3 के स्टेज पर आती हैं तो हमारे बॉडी में आकर के हमारे हो जाती हैं। कल हमारे डॉक्टर मधेशिया जी जो गोरखपुर से हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर क्या हम प्रयोगशाला में एंजाइम्स को तैयार कर सकते हैं? देखिए, प्रयोगशाला में एंजाइम्स तभी तैयार होंगी जब हम पौधों की जीवित कोशिकाओं को अपने लैब में जीवित रख सकेंगे और फिर जीवित कोशिकाओं का विश्लेषण हम करेंगे तो हो सकता है कि हम प्रयोगशाला में या लैब में एंजाइम्स बना ले जाए। अभी तक, आज तक के इस वैज्ञानिक युग में लैब में एंजाइम्स का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं और जीवित कोशिकाओं पर ही इनका प्रभाव होता है। रविंद्र यादव जी, डॉक्टर एस के यादव जी नमस्कार, सुनील चौरसिया नमस्कार, एपी सिंह बिसेन जी आपका भी नमस्कार है। तो जब हम, अच्छा अगर हम लैब में इसको बना लेते तब क्या होता? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 औषधियां, 38 प्रकार की एंजाइम्स हैं, जिनमें एक एक पौधों में एक तरीके से 115, अगर हम ये कहें कि कितने प्रकार के एंजाइम्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हैं इसकी औषधियों में, तो जितने पौधों का हम विश्लेषण करते हैं, जितने पौधों का हम संश्लेषण करते हैं, जितने पौधों का हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उतने प्रकार के एंजाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में है। राहुल शर्मा जी नमस्कार, पहली बार EH में किसी को साइंटिफिक बोलते हुए सुना है, वेरी गुड सर। राहुल जी आप बहुत विलंब से आए मेरे इस क्लास में। आज मैं अपना क्लास नंबर 98 ले रहा हूं और इसके पहले 17 अप्रैल से मैंने 97 क्लास और लगातार 6 महीने अपने साथियों के बीच में। आप आज आए हैं और आपको पहली बार अगर मेरा क्लास अच्छा लगा है तो मैं समझता हूं कि मेरा विश्लेषण सफल रहा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को अगर हम एंजाइम्स के दृष्टिकोण से देखें तो 115 पौधों का हमने कलेक्शन किया है मैटी जी ने, और 115 पौधों पर हम 115 प्रकार के एंजाइम्स लेते हैं, लेकिन ये एक एंजाइम्स दूसरे एंजाइम्स से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पौधों को मिला करके, अलग अलग एंजाइम्स को आपस में मिला करके ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं, जिसका हम एक नाम देते हैं औषधि का। जैसे मान लीजिए S1 है, तो S1 में 9 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, Ben1 में 21 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, लेकिन ये सभी एंजाइम्स एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूसरे प्रक्रिया नहीं करते।
ये हमारे शरीर के अंदर जब जाते हैं तो हमारी उन शरीर के जिन अंगों के लिए ये फिट बैठते हैं उन अंगों की कोशिकाओं पे जाके ये अपना कार्य शुरू कर देते हैं, और जिन अंगों में इनकी आवश्यकता नहीं होती वहां पर वो जाकर के कार्य नहीं करते। इस नाते हम इसको आर्टिफिशियल रूप में अभी लैब में तैयार नहीं कर सकते, और अगर हम कर लेते तो होता। इतनी सस्ती चिकित्सा प्रणाली जिसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहते हैं, अगर ये दूसरी चिकित्सा प्रणाली में एंजाइम्स के फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया जाता है, एंजाइम्स के फंक्शन को पकड़ ले, तो लोग एंजाइम्स बना करके ही दवाएं बांटना शुरू कर देते। मध्यशिया जी ने कल कहा तो फिर हम लोग एंजाइम्स बना करके ही दवाएं बनाएं, तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम एंजाइम्स पहले प्राप्त तो करें लैब में। तो मैं हरकिशन जी, सत्यपथी, सत्येंद्र कुमार वर्मा जी, आप सब का नमस्कार स्वीकार है। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंजाइम्स, और एंजाइम्स को अभी हम लैब में नहीं बना सकते हैं, हम जीवित कोशिकाओं के अंदर ही उनकी क्रियाशीलता देखते हैं और जीवित कोशिकाओं में ही एंजाइम्स हमको प्राप्त होते हैं जो स्वतः बनते हैं और स्वतः उनका कार्य दिखाई पड़ता है। यानी ये भी क्लियर हमने कर दिया कि पौधों के जो एंजाइम्स हैं वो विष नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम्स की जो क्रियाएं होती हैं के अधीन होती हैं, सिस्टम के ऊपर इनका विश्लेषण होता है। अगली बात रमाशंकर जी ने लिखा कि एंजाइम का स्टैंडर्ड मेडिसिन का शरीर पर साइड अथवा आफ्टर इफेक्ट, शरीर पर साइड या आफ्टर इफेक्ट रासायनिक पदार्थों में होने की संभावनाएं होती हैं जो अपक्रिया में भाग लेकर स्वयं बदले जा सकते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो हमारा बॉडी सिस्टम है ये स्टडी स्टेट में रहना चाहता है, तो स्टडी स्टेट में बनाए रखने के लिए सारे एंजाइम्स क्रियाशील होते हैं। तो जो एंजाइम्स स्टडी स्टेट में शरीर को बनाए रखने के लिए क्रियाशील होते हैं वो एंजाइम्स हमारे बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं देते, इसी नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हार्मलेस मानते हैं। एंजाइम्स में अपक्रियाओं को भाग लेकर स्वयं वो अपरिवर्तित रहते हैं। एंजाइम्स पौधों से प्राप्त उत्प्रेरक रासायनिक शरीर पर साइड या आफ्टर साइड कोई इफेक्ट नहीं दर्शाते, ये एंजाइम्स की खूबी होती है। अगली बात उन्होंने लिखा कि इन औषधियों में एक विशेष सांद्रता स्तर पर तत्काल प्रभावकारी और गुणकारी होते हैं, और ये तुरंत और तीव्रतम काम 1/300 सेकंड में एंजाइम्स की क्रियाशीलता घटती या बढ़ती है। अगली बात एंजाइम्स के बारे में जो विश्लेषण किया बायोकेमिस्ट्री ने कि स्वस्थ शरीर पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कोई प्रतिक्रिया, अर्थात लिम्फ और ब्लड को स्टडी स्टेट में बने रहने के कारण सामान्य स्थिति में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां निष्क्रिय रहती हैं, और इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों को निष्क्रिय रहने का जो प्रमाण है वही हार्मलेस। यानी अगर हमारे शरीर के सभी अंग स्टडी स्टेट में बने हुए हैं तो हमको किसी औषध की आवश्यकता नहीं है। हम 3800 सीसी जो 38 मेडिसिन है, अगर 38 मेडिसिन की हम 100 ml की सीसी ले लें और हम उसको पी जाएं और हमको कोई रोग नहीं है, हमारे शरीर के सभी अंग स्टडी स्टेट में है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हमारे शरीर पर नहीं दर्शाएंगी। ये बात 110% सही है, और इसको मैं बार बार आपसे कहता हूं। शरद रावत जी नमस्कार, अवेशा काजी जी आपका भी नमस्कार। इस बात को बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत पर 40 डिग्री टेम्परेचर के अंतर्गत बनाई गई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हमारे शरीर पर तब तक कोई कार्य नहीं करती जब तक हमारे शरीर को होती है। हम 115 पौधों की एंजाइम्स अपने शरीर में लेकर के पी लें और हमारे शरीर में उसमें किसी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, और बॉडी स्टडी स्टेट में है, लिम्फ और ब्लड हमारा स्टडी स्टेट में है, तो हमको कोई भी उसका साइड इफेक्ट उन दवाओं का नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां पूर्ण रूप से एंजाइम्स और एंजाइम्स साइड इफेक्ट नहीं दर्शाते हैं, जीवित कोशिकाओं में क्रिया के में भाग नहीं लेते हैं। एंजाइम्स मानव शरीर के अंगों और तंत्रों पर आधारित सिस्टम पर कार्य करते हैं। इस कारण हम पौधों के जो एंजाइम्स वो हमारे बॉडी में आकर के डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा जी आज आप पहली बार आए हैं, मैटी जी की जय हो, श्रीमान जी आपको नमस्कार, मेरा भी नमस्कार स्वीकार करें, संदीप गैंग आपका भी नमस्कार है। तो
तो एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बहुत अधिक विश्लेषण दिया। और मध्यस्या जी का जो सवाल था कि लैब में हम एंजाइम्स बना सकते हैं, तो लैब में एंजाइम्स हम तभी बना सकते हैं जब जीवित कोशिकाओं को हम कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद उनके फॉर्मेशन, उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को चेक करें। तो ये बहुत लंबा काम है, इस नाते अभी तक किसी चिकित्सा पद्धति ने लैब में एंजाइम करने का या आर्टिफिशियल एंजाइम बनाने का प्रयास नहीं किया, और ना ही ये संभव हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को एज एंजाइम करना ये अभी थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषध का अनुपात बॉडी में न तो बहुत अधिक एसिडिक होना चाहिए और न बहुत अधिक एल्कलिक होना चाहिए। एक निश्चित टेम्परेचर पर पीएच मान उसका होना चाहिए। और दूसरी बात, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6 फ़ारेनहाइट। तो इस टेम्परेचर पर हमारे बॉडी का स्टडी स्टेट बने रहने की जरूरत होती है। महेंद्र कुमार शर्मा जी, संजीव कुमार जी, नमस्कार। तो जब स्टडी स्टेट में हमारा बॉडी 8.6 फ़ारेनहाइट पर अपने आप को मेंटेन करता है, तो उसके ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया तो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की औषधियां फिर काम धीमा कर देती हैं, एंजाइम्स की प्रक्रिया कम होने लगती है। इसीलिए हम अपने बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसका काम बहुत अच्छा देखते हैं। फीवर में, जो फीवर के लिए हम औषधि उपयोग करते हैं, फीवर में हम को रेगुलेट करने की दवा देते हैं। हमारे पास फीवर की कोई दवा नहीं है, हमारे पास थर्मोस्टेट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास यफोन है, बेनवन है, डब्ल्यूई है। ये दवाएं जो हैं ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए है। जब जब थर्मो का टेम्परेचर इरेगुलेट होता है, टेम्परेचर आगे की ओर भागना चाहता है, तब हम थर्मोस्टेट की दवा से को दे करके हम थर्मोस्टेट को रेगुलेट करते हैं और वो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करता है और 98.6 फ़ारेनहाइट पे छोड़ने का प्रयास करता है। इस नाते एक निश्चित टेम्परेचर पर ही कार्य करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही वो अपनी सक्रियता दिखाते हैं। डॉक्टर एस के यादव जी लिख रहे हैं, थैंक्स फॉर योर नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंस सर अबाउट ईएच। ये सब आप लोगों के द्वारा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तब मैं आज 98 क्लास में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं तो 50 क्लास के बाद ही अपने आप को, अगर मैं सच कहूँ तो मैं सिर्फ पहले क्लास के बाद ही अपने आप को बैक करने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपने पहले क्लास के बाद आपने डिमांड किया सर आगे बताएं, दूसरे क्लास, 10वें क्लास, 20वें क्लास, 25वें क्लास तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, और जब मैंने 50 क्लास किया तो आप सबकी बातें निकल के सामने आई, आप सब चिकित्सक के रूप में उभरने लगे। आपने कहा कि हम लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, हम लोग प्रैक्टिस में उतर रहे हैं और आपके फार्मूले से हम लोगों को लाभ हो रहा है। ललित बलरंगी जी, बजरंगी जी, जय श्री महाकाल। यस के पांडे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, पांडे जी नमस्कार। वैसे आप मेरे तांत्रिक गुरु भी हैं, इस नाते मेरा प्रणाम स्वीकार करें। संभवतः ये सुनील कुमार पांडे, डॉक्टर सुशील पांडे इलाहाबाद प्रयागराज से हैं, क्योंकि फोटो इनकी नहीं दिख रही है लेकिन नाम आ रहा है एस के पांडे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। सुपर। तो मैं आप कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जब आपका इंटरेस्ट मेरे लेक्चर में बढ़ा, तब मैं आज 98 क्लास में आपके बीच आया हूं। और आपका कॉन्फिडेंस मैंने नहीं बढ़ाया है, ये गलतफहमी या ये अहंकार मुझको, आपका कॉन्फिडेंस स्वयं कॉन्फिडेंस में बदला है, यानी कॉन्फिडेंस अपर कॉन्फिडेंस में बदला है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ थे, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानते थे, लेकिन आप उससे थोड़ा सा विरक्त हो गए थे। मैंने सिर्फ एज एंजाइम्स, एज ए कैटालिस्ट आपको मोटिवेट किया है, यानी मुझे भी आप एक तरीके का उत्प्रेरक या एक तरह का एंजाइम्स मान लें। अपने प्रैक्टिशनर्स के लिए मैं एंजाइम्स का कार्य, 2 दिन से मैं आपसे एंजाइम्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो एक बहुत अच्छा शब्द मेरे लिए निकल के आया कि मैं भी अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के बीच में उनको प्रेरित, मैं आपके किसी अपक्रिया में भाग नहीं ले रहा हूं, मैं आपकी क्लिनिक पे आपके रोगियों को नहीं देख रहा हूं, मैं आपके घर पे आके आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके मन मस्तिष्क पे अगर मेरे लेक्चर्स छाए गए हैं और इस लेक्चर के द्वारा आप, मैं एज ए कैटालिस्ट
आपके बीच में हूँ, मैं एक उत्प्रेरक के रूप में आपके बीच हूँ, तो मुझे भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के एक एंजाइम्स के रूप में अपने दिलो दिमाग पे एक दर्शन के रूप में मुझको स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं 98 क्लास में आपके बीच हूँ। और मैं आज इस क्लास के माध्यम से जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा 100 क्लास जो संडे को रात में 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा, आप उस क्लास मैंने कुछ विशेष तरीके से अपने आप को उसको मॉडलाइज किया है और उसका एक रेखांकन किया है, जो मैं उस क्लास में लेकर के आपके बीच आऊंगा। कृपया कल का क्लास भी आप सुने। और मैं 100 क्लास में आप सबका स्नेह प्यार मुझे शतक लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। ईश्वर करे कि मैं आप सबके साथ कल और परसों के दोनों क्लास सफलतापूर्वक ले सकूं और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। डॉक्टर एस के यादव लिख रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ डॉक्टर रमाशंकर, इन्फॉर्म डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव। थैंक्स सर, आपका बहुत अच्छा। कैलाश चंद जी लिख रहे हैं, अति उत्तम जानकारी सर जी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अब एक दो बातें जल्दी से आपको और बता दूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को छोड़कर अन्य चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों का स्थायित्व का अभाव है। रमाशंकर जी ने बड़ी ऊंची बात लिखी है। स्थायित्व मीन परमानेंसी। हमारे मोहन कुमार कमल जी लिख रहे हैं कि आपको 116वां एंजाइम मान लिया जाए। नहीं, मान लिया जाए नहीं, ये शब्द मैं आपका स्वीकार नहीं करता। 115 पौधे के 115 एंजाइम्स हैं, आप कह रहे हैं कि आपको 16वां मान लिया जाए। माना ना जाए, आप मुझे एंजाइम्स का नाम ही मेरा नाम ही आप एंजाइम श्रीवास्तव कर दिए। ए फॉर अनिल होता है, ई फॉर एंजाइम्स होता है, मुझे आप ई श्रीवास्तव के नाम से भी बुला सकते हैं। और सदन मंडल जी कह रहे हैं, सर योर वैल्यूबल स्पीच इज enriching our electrohomeopathic knowledge, थैंक यू सो मच। राय साहब जी शुभ रात्रि कर रहे हैं, क्या बात है, आपको नींद आ रही है क्या? अभी तो मैं लगातार जारी हूं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में रमाशंकर जी ने कहा कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों में औषधियों का स्थायित्व नहीं है, उनकी परमानेंसी नहीं है। हमारी औषधियां 38 हैं, हमारे पौधे 115 हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दवाओं की संख्या ज्यादा है, उनके पौधों की संख्या ज्यादा है, उनके विश्लेषण और उनके क्या कहते हैं, उनके जो फार्मूले हैं, उनके रोज नित नए खोजों पर तमाम जुड़ते चले जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी औषधियों और की जो औषधियां हैं वो कोशिकाओं के द्वारा संश्लेषित एंजाइम होकर पौधों के अन्य उत्पाद की तरह ही अन्य कोई रासायनिक यौगिक होते हैं, अथवा एंजाइम्स का रासायनिक विश्लेषण करके व्याख्या किया जाना संभव होता है। दोनों ही दशाओं में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की भांति इसकी औषधियां कृत्रिम रूप से उनकी प्रतिकृति निर्माण कर ली जाती हैं। तब इस पैथी में औषधीय सूची में जो कलेक्शन होता है वो अलग होता है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। यानी रमाशंकर जी ने कहा कि जब विभिन्न प्रकार के पौधों के एंजाइम्स का हम कलेक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे पर प्रतिक्रिया नहीं करके बल्कि वो एक दूसरे को समाहित करते हैं। शरद राउत जी लिख रहे हैं, आपके अभ्यासपूर्ण टेक्निकल और लॉजिकल मार्गदर्शन से हमारे बहुत सारे भ्रम दूर हुए। शरद जी, मेरा यही प्रयास रहा है पिछले 97 क्लास तक, पिछले 6 महीने से, कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कुछ जो मैं जानता हूं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, हमारे तमाम सीनियर साथी हमसे नाराज इसलिए होते हैं कि अनिल को बड़ा अहंकार हो गया है। हमारे कुछ साथी पहले लिख रहे थे कि आपको सोशल मीडिया पे रहने का फोबिया हो गया है। मुझे सोशल मीडिया पे रहने का फोबिया नहीं है। सम्मान मुझे पिछले 57 वर्षों से बहुत मिला है और सम्मान के साथ ही मैंने जिया है। मैंने पैसे को प्राथमिकता नहीं दिया। अगर पैसे की प्राथमिकता दिए होता तो ये जो पंखा आप बंद देख रहे हैं, मेरे इस कमरे में एसी नहीं लगा हुआ है। पंखे को मैंने इसलिए बंद किया कि मेरी आवाज आप तक साफ जाए, और मैं इस समय पसीने से भीगा हुआ हूं। बंद कमरे में मैं आपसे, ये मेरा अपना निजी रूम है, पीछे मेरी लाइब्रेरी इसी कमरे के बगल में है जिसमें मैं अध्ययन करता हूं, लेकिन मैं पंखे को बंद करके आपसे 40 मिनट बात करने में सक्षम हूं। और ये काम एक शिक्षक ही कर सकता है। जब क्लास हम लोग लेते हैं तो खड़े होकर के लेते हैं, वहां बैठ के क्लास नहीं लेते हैं अपने कॉलेज में। मैं एज ए प्रिंसिपल होने के बावजूद फिजियोलॉजी का क्लास मैं
अपने बच्चों के साथ लेता हूं और लगातार मेरे क्लास का कोई टाइम नहीं होता है, 40 मिनट का क्लास के लोग कहने के लिए होता है। मेरा टॉपिक अगर 20 मिनट में खत्म हो गया तो मेरा क्लास खत्म हो जाता है। मेरा टॉपिक अगर 1.5 घंटे चला तो मैं 1.5 घंटे खड़े खड़े पढ़ाते, एक हाथ में मेरे चाक और डस्टर होता है, दूसरे हाथ, और मैं लगातार बोलता रहता हूं। तो ये जो मैं कार्य कर रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पिछले 50 वर्षों में जो मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का इतिहास देखा है, लोगों का ध्यान सिर्फ संस्था खोलने में, डॉक्टर का कागज सर्टिफिकेट बांटने में लगाया है। उन्होंने सारे एलोपैथी के झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ पकड़ के लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर बना दिया। वो एलोपैथी में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको जबरदस्ती एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया गया और इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने से 50 साल पीछे चली जा रही थी। ये मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए कि मैं अपने भूले भटके साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक उत्साह जगा सकूं, और इस कारण मैं उतर के यहाँ आया। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब लोगों का दुश्मन बनता, लोगों की भावनाओं को आहत करता, लोगों की पोल को खोलता या दवा बनाने वाली कंपनियों की आलोचना करता। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबको केवल यथार्थ बता रहा हूं कि वास्तव में इलेक्ट्रोपैथी में होना क्या चाहिए था और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब तक हुआ क्या है। इस नाते मैं अपना दे रहा हूं और मैं इस उद्देश्य के साथ दे रहा हूं कि निश्चित रूप से आने वाले कल में अगर अनिल श्रीवास्तव ने अपने समान केवल पूरे देश में 10 चिकित्सक बना दिया तो वो जाकर के 1000 चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तैयार करेंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप जितने हमारे साथी हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सही सिद्धांतों को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और फार्मूलों पर जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप रोगियों की सफलता भी ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। अब मैं बहुत कम संशोधन कर रहा हूं आप सबकी औषधियों पर। अब आप देख रहे होंगे कि आपके द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन पर मैं 1 या 2 दवा चेंज करके आपको बता देता हूं कि आप इसको चेंज कर दें या ये लगा दें। बाकी दवाओं पर मैं आपकी छेड़खानी नहीं करता। तो अब मुझे लगता है कि अब आप हमारे फार्मूले को पकड़ने लगे हैं, और लगातार अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं है जब इस देश में सभी रमाशंकर बन जाएंगे, सभी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बन जाएंगे, और तब ये लगेगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक बहुत अच्छा समाज भारत में जन्म ले चुका है। डॉक्टर यनपेथ जी हैं, सर जी प्रणाम। डॉक्टर नरेंद्र पंजाबी बाग दिल्ली से आप हैं। संदीप त्रिवेदी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, धन्यवाद। डॉक्टर रफीक जी, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर मोहन कमल जी लिख रहे हैं कि आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बेबाकी और आत्मविश्वास से बात रख सकते हैं। कमल जी, ये मेरा बचपन का स्वभाव रहा है कि मैं अपनी बातों को, सीनियर हो या जूनियर हो, मुझे जो कहना होता है, सच अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे उसमें कोई झिझक नहीं होता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब मैं अपने अधिकारियों की मीटिंग में, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग में जब मैं बुलाया जाता हूं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर या जिले स्तर पर, तो अधिकारी ये पहले से सोच के बैठते हैं कि अनिल से कहीं ना कहीं टक्कर होगी जरूर, किसी न किसी नियम कायदे कानून से इनसे हम लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। क्योंकि जो बात मैं कहूंगा और फिर इसके बाद उस बात को कायल भी होते हैं, उस बात को मानते भी हैं। मैं तर्क के साथ, नियमों के अध्याय के साथ मैं उनसे बहस करता हूं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अपने साथियों का संरक्षण अपने तर्क वितर्क से देता हूं और कारण के साथ देता हूं। तो मैं कभी भी झूठ पर विश्वास नहीं करता, अहंकार नहीं करता। मेरा उद्देश्य सिर्फ सच आप तक लाने का है। बलजीत सिंह जी नमस्कार, बहुत देर बाद आप आए। लगभग मैं समाप्ति पर हूं। सतपाल जी, आप भी बहुत देर में आए हैं। अब मेरा समय लगभग समाप्त है, और कल एक और क्लास हमारा 99 है, जो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो ज्योतिष के जानकार हैं। मेरा मूलांक 3 है और कल 99 क्लास है मेरा, यानी 3 के अंक से कटने वाला क्लास है। तो कल का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, और मेरे लिए शनिवार का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरीके से 99 पर जाने के बाद विश्वास और बढ़ता है, आत्मविश्वास और बढ़ता है। कल क्लास नंबर 99 में दिन शनिवार को मैं आप सबसे कल 26 सितंबर को रात 10 बजे नई चर्चा के साथ आपके बीच आऊंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।